हेलो दोस्तों, शुभ प्राइड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टीवन ससार की शानदार किताब क्लैरिटी के बारे में। मिले आरव से एक 32 वर्षीय नौजवान जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन अक्सर उलझनों में फंस जाता था। हर सुबह चाय की चुस्की के साथ उसके दिमाग में एक ही सवाल उठता था, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? उसकी नौकरी ठीक ठाक थी, मगर मन की शांति और संतुष्टि नदारद थी। ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, कर्ज और खुद को साबित करने का दबाव उसे हर पल परेशान करता था। एक दिन जब आरव अपनी पुरानी किताबें ठीक कर रहा था, तो उसे धूल से भरे एक डिब्बे में एक किताब मिली। इसका शीर्षक था क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट टू बैलेंस योर लाइफ। उसे याद नहीं था कि उसने यह किताब कब खरीदी थी। उसने यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए। पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था स्पष्टता का महत्व। नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, अपने जीवन में स्पष्टता लाना सही निर्णय लेने और लक्ष्यों को पाने के लिए बेहद जरूरी है। आरव को लगा कि शायद यही वह चीज थी जो उसकी जिंदगी से गायब थी। उसने चाय का प्याला उठाया और आराम से सोफे पर बैठ गया। किताब का पहला अध्याय पढ़ते हुए उसे पता चला कि स्पष्टता का मतलब सिर्फ चीजों को देखना या समझना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या चीजें सच में जरूरी हैं, और बाकी की भटकाने वाली चीजों को कैसे दूर करना है। एक पंक्ति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, एक स्पष्ट सोच आपको मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती है। आरव ने खुद से पूछा, मेरी सोच क्या है? मैं असल में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ? उसे कोई जवाब नहीं मिला, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। किताब में उसने आगे पढ़ा कि स्पष्टता न सिर्फ आपको सही फैसले लेने में मदद करती है, बल्कि आपकी ऊर्जा और समय को भी सही जगह लगाती है। आरव को ऐसा लगा जैसे यह किताब उसी के लिए लिखी गई है। किताब ने उसे एक छोटी सी कवायद करने को कहा। उसने एक पेन उठाया और कुछ देर सोचने के बाद लिखा, परिवार, सेहत, पेशेवर जीवन, आर्थिक आजादी, मन की शांति। जब उसने यह सब लिखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी इन पांचों प्राथमिकताओं से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। परिवार के लिए उसके पास समय ही नहीं था। सेहत का तो बुरा हाल था, जिम की मेंबरशिप महज एक कार्ड बनकर रह गई थी। करियर में तरक्की के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता था। आर्थिक आजादी सिर्फ ईएमआई और बिल भरने की जद्दोजहद थी। और मन की शांति तो जैसे एक महंगी चीज थी, जो सबके पास होती थी, सिर्फ उसके पास नहीं। आरव को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन साथ ही एक तरह का सुकून भी मिला। उसे आखिरकार समझ आ रहा था कि उसकी परेशानियों की असली जड़ क्या है। उसने किताब में पढ़ा कि स्पष्टता पाने का पहला कदम है अपनी भटकाने वाली चीजों की पहचान करना, जैसे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, नकारात्मक ख्याल, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचना। किताब में सुझाव दिया गया था कि इन भटकाने वाली चीजों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है रुको और सोचो। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई उलझन महसूस करें, तो बस एक पल रुकें और सोचें कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है। आरव ने तय किया कि वह अगले 7 दिनों तक हर फैसला लेने से पहले रुकेगा और सोचेगा। उसने किताब बंद की और अपने दिन की शुरुआत की। उसे पहली चुनौती उसी दिन शाम को मिली। उसके कॉलेज के दोस्त आकाश का फोन आया, चलो यार, वीकेंड पर गोवा चलते हैं। आरव पहले तो उत्साहित हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया, रुको और सोचो। उसने खुद से पूछा, क्या यह सैरसपाटा मेरी किसी प्राथमिकता को पूरा कर रहा है? और उसे समझ आया कि फिलहाल उसका लक्ष्य आर्थिक आजादी है, और गोवा जाना सिर्फ उसकी बचत को कम करेगा। उसने विनम्रता से मना कर दिया। आकाश ने मजाक उड़ाया, यार तू बोरिंग हो गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पहली बार अपने फैसले में स्पष्टता महसूस की। अगले दिन दफ्तर में एक और दिलचस्प बात हुई। उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट देना चाहता था जिसमें ज्यादा समय लगाना तय था। आरव पहले तो हाँ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा और महसूस किया। उसने सोचा, अगर मैं यह प्रोजेक्ट लेता हूं, तो मेरी सेहत और परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय का क्या होगा? उसने सम्मानपूर्वक मना कर दिया। उसकी स्पष्टता धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर पहलू में दिखने लगी। वह अब चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता था,
बल्कि उनके पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करता था। आरव ने एक छोटी सी डायरी रखनी शुरू कर दी थी, जिसमें वह हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखता था। क्या आज मैंने अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया? कौन सी चीजें मुझे भटका रही थीं? क्या मैंने स्पष्टता के साथ फैसले लिए? धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव दिखने लगे। उसका तनाव कम हो रहा था और वह ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। उसने सोचा, अगर स्पष्टता के सिर्फ पहले सबक ने मेरी जिंदगी में इतना फर्क डाला है तो आगे के अध्याय क्या क्या खुलासे करेंगे। किताब का पहला अध्याय खत्म करने के बाद उसने अगले अध्याय की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका 6 साल का बेटा भागता हुआ आया और उसने आरव को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाई। उसने कहा, पापा देखो, मैंने आपका स्केच बनाया। आरव को अचानक उन चीजों को देखने की कला समझ आई जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसके साथ पूरी ड्राइंग देखी। आरव ने सोचा, शायद यही स्पष्टता है। अपनी प्राथमिकताओं को सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना। उसने ठान लिया कि वह अगले वीकेंड अपने बेटे और पत्नी के साथ वक्त बिताएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव के अंदर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने की। उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मेरी स्पष्टता दूसरों के साथ साझा करने से और भी मजबूत हो सकती है? जब आरव ने किताब का अगला अध्याय शुरू किया तो उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, उद्देश्य के साथ जियो। नीचे की पंक्तियों ने उसका ध्यान खींच लिया। उद्देश्य के साथ जीना मतलब अपने विकल्पों के बारे में सक्रिय होना, न कि प्रतिक्रियाशील। स्पष्ट उद्देश्य आपके रोजमर्रा के कामों को आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं। उसने किताब बंद की और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पिछले एक हफ्ते में हुए बदलाव याद आए। स्पष्टता के पहले सबक ने उसे सिखाया था कि प्राथमिकताओं की पहचान करना कितना जरूरी है, लेकिन अब सवाल यह था कि उन प्राथमिकताओं को हासिल कैसे किया जाए। इस अध्याय की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से हुई। एक आदमी जो हर दिन बिना सोचे समझे फैसले लेता था, वह कभी किसी चीज में सफल नहीं हो पाता था। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी को उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया, हर फैसला सोच समझकर लिया, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आरव ने खुद से सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं भी अपनी जिंदगी पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उद्देश्य के साथ जी सकता हूं? किताब में पहला कदम बताया गया था, अपने उद्देश्यों को साफ साफ तय करो। इसका मतलब था कि अपने दिन की शुरुआत यह सोचकर करो कि आज का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। उस दिन सुबह सुबह आरव ने अपनी डायरी में लिखा, आज परिवार के साथ रात का खाना जरूर खाऊंगा। अपने लंबित वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करूंगा। सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 मिनट बिताऊंगा। आरव ने महसूस किया कि जब उसने ये 3 सीधे सादे उद्देश्य तय किए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास एक योजना है। वह अब मनमाने तरीके से काम नहीं कर रहा था। उसकी पहली परीक्षा सुबह ही हो गई। उसकी पत्नी नंदिनी ने कहा, आज रात खाने पर जल्दी आना, कितने दिनों से हम साथ नहीं बैठे हैं। आरव ने तुरंत कहा, पक्का। लेकिन दफ्तर में उसके बॉस ने अचानक एक जरूरी मीटिंग रख दी जो देर शाम तक चलने वाली थी। आरव के पास विकल्प था, वह प्रतिक्रिया कर सकता था और मीटिंग में शामिल हो जाता, जिससे परिवार के साथ खाने का मौका छूट जाता, या फिर वह उद्देश्य के साथ अपनी प्राथमिकता चुन सकता था। उसने एक पल रुककर सोचा। उसे याद आया कि उसने सुबह उद्देश्य तय किया था कि परिवार के साथ रात का खाना खाना है। उसने अपने बॉस से विनम्रता से अनुरोध किया कि क्या मीटिंग अगले दिन रखी जा सकती है। शायद किस्मत ने भी उसका साथ दिया। बॉस ने कहा, ठीक है, हम इसे कल सुबह कर सकते हैं। आरव ने महसूस किया कि अगर उसने उद्देश्य के साथ अपनी प्राथमिकता नहीं चुनी होती तो वह प्रतिक्रिया देकर शायद परिवार के साथ रात का खाना छोड़ देता। शाम को जब वह खाने की मेज पर बैठा तो नंदिनी ने कहा, आपका धन्यवाद आरव, इसका हमारे लिए बहुत महत्व है। और उनके बेटे ने खुशी से बताया कि उसने स्कूल में नए दोस्त बनाए। आरव को एहसास हुआ कि उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्यों को हासिल करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों को भी अहमियत देना है। किताब का दूसरा कदम था, सक्रिय बनो, प्रतिक्रियाशील नहीं। इसका मतलब था कि अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर न छोड़ो।
जब कोई स्थिति आती है तो प्रतिक्रिया करने के बजाय सोचो कि आप उस पल को अपने लक्ष्यों के साथ कैसे जोड़ सकते हो। अगले दिन दफ्तर में आरव की एक और परीक्षा हुई। उसके सहकर्मी समीर ने अचानक छुट्टी ले ली और उसका काम आरव के पास आ गया। पहले आरव चिड़चिड़ा हो जाता और शिकायत करता, लेकिन इस बार उसने उद्देश्य के साथ सोचा, क्या यह स्थिति मेरे करियर के लक्ष्यों के साथ जुड़ती है। आरव को एहसास हुआ कि यह खुद को साबित करने का एक मौका है। उसने काम स्वीकार किया, लेकिन साथ ही अपने प्रबंधक से यह भी साफ कर दिया कि इसे प्रभावी ढंग से संभालने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त संसाधन चाहिए। प्रबंधक प्रभावित हुआ और अगले महीने की प्रदर्शन समीक्षा में आरव की तारीफ हुई। किताब में सुझाव दिया गया था कि उद्देश्य का तीसरा कदम है अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को रोज के कामों में बांटो। आरव ने तय किया कि वह अपने आर्थिक आजादी के लक्ष्य पर काम करेगा। उसने अपने मासिक खर्चों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने देखा कि अनावश्यक सब्सक्रिप्शन और बिना सोचे समझे की गई ऑनलाइन खरीदारी उसकी बचत को कम कर रही थी। उसने एक सीधा साधा नियम बनाया, हर खर्चा करने से पहले रुको और खुद से पूछो, क्या यह मेरे वित्तीय लक्ष्यों के साथ जुड़ता है। एक दिन उसने ऑनलाइन एक महंगा गैजेट देखा जो उसे बहुत पसंद आया। वह उसे खरीदने ही वाला था कि उसने रुका और सोचा, क्या यह मेरे बचत के लक्ष्य में सहायता करेगा। जवाब साफ था, नहीं। उसने गैजेट को विशलिस्ट में डाल दिया और उसे टाल दिया। धीरे धीरे आरव के रोज के चुनाव उसके बड़े लक्ष्यों के साथ जुड़ने लगे। उसने महसूस किया कि उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब सिर्फ प्रतिक्रियाशील व्यवहार को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने हर फैसले में एक उद्देश्य ढूंढना है। फिर एक वीकेंड की बात है। नंदिनी ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए बाहर गए हुए। आरव ने पहले तो सोचा कि यह एक अनावश्यक खर्चा होगा, लेकिन फिर उसने एक पल रुककर खुद से पूछा, क्या यह मेरे परिवार की खुशी और रिश्ते के लिए जरूरी है। जवाब था, हाँ। उसने तुरंत योजना बना ली और उन्होंने पूरा वीकेंड पास के एक हिल स्टेशन पर बिताया। आरव ने किताब के अगले हिस्से में पढ़ा कि उद्देश्यपूर्ण जीवन में एक और जरूरी तत्व है, ना कहना सीखो। उसने समझा कि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों में भी बर्बाद कर देते हैं जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती। अब जब भी कोई उसे किसी ऐसे काम के लिए बुलाता जो उसकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो वह विनम्रता से मना कर देता। उसने महसूस किया कि हर ना उसे उसकी प्राथमिकताओं के लिए और ज्यादा जगह देता है। एक दिन उसके पुराने दोस्त रजत का फोन आया और उसने कहा, यार मेरी पार्टी में जरूर आना, सब पुराने दोस्त आ रहे हैं। आरव ने पहले सोचा कि जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने रुका और सोचा, क्या यह मेरे लक्ष्यों के साथ जुड़ता है। उसे एहसास हुआ कि वह उस समय अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहता है और देर रात की पार्टी उसके लिए सही नहीं थी। उसने रजत को मना कर दिया। रजत ने थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन आरव को अंदर से अपराध बोध नहीं हुआ। आरव की जिंदगी अब उद्देश्य की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने फैसलों में स्पष्टता महसूस की। वह अब हर दिन का उद्देश्य तय करता और अपनी रोज की गतिविधियों को उसी के हिसाब से योजनाबद्ध करता था। लेकिन एक दिन उसने किताब में पढ़ा, उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि उद्देश्य के साथ लचीला होना है। उसने सोचा, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, कठोर न होकर भी उद्देश्य के साथ रहना। एक दिन दफ्तर में बॉस ने कहा, आरव, हमें प्रोजेक्ट की समय सीमा बदलनी पड़ेगी, क्या तुम इसे समायोजित कर सकते हो। पहले आरव चिड़चिड़ा हो जाता, लेकिन अब उसने रुका और सोचा, क्या यह लचीलापन मेरे करियर के लक्ष्यों के लिए जरूरी है। उसने खुद को समझाया कि कभी कभी उद्देश्य का मतलब समझौता भी होता है, अगर वह समझौता आपकी बड़ी तस्वीर में सहायता करता है। आरव ने किताब के इस सबक से एक और बड़ी बात सीखी। उद्देश्यपूर्ण जीवन कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह हर दिन, हर पल, हर फैसले में अभ्यास करना पड़ता है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चीज लिखी, हर दिन उद्देश्य के साथ जियो, ताकि जब तुम पीछे मुड़कर देखो
तो तुम्हें इस बात का अफसोस न हो कि तुमने अपना समय कैसे बिताया। आरव अब उत्सुक था कि किताब के अगले सबक में उसे क्या सिखाया जाएगा। उसने किताब को बंद किया और अपने अगले दिन के लिए उद्देश्य तय करने लगा। अगली सुबह आरव ने किताब का अगला अध्याय खोला। इसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, संतुलन की चाबी। नीचे लिखा था, विभिन्न जीवन के पहलुओं काम, रिश्ते, सेहत और व्यक्तिगत विकास में संतुलन हासिल करना जीवन के समग्र कल्याण के लिए जरूरी है। आरव ने अध्याय पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें बार बार इस एक पंक्ति पर रुक रही थीं। जब एक क्षेत्र आपकी जिंदगी को बार बार परेशान करता है तो असंतुलन, तनाव और असंतोष का कारण बनता है। उसने रुका और अपनी जिंदगी पर नजर डाली। उसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रख पा रहा हूं? जवाब उसके सामने साफ था, नहीं। दफ्तर की समय सीमा इतनी भारी थी कि वह कई बार परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को छोड़ देता था। सेहत तो जैसे उसकी प्राथमिकता सूची से गायब हो चुकी थी। व्यक्तिगत विकास बस रविवार को कोई बेतरतीब गाना सुनकर या किताब पढ़कर होता था। यह पढ़ते ही आरव का दिल कुछ भारी हो गया। उसने सोचा, क्या मैं भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहा? उसने तय किया कि वह इस असंतुलन को ठीक करेगा। उसने अध्याय में दी गई रणनीतियों पर ध्यान देना शुरू किया। पहला कदम था, अपने जीवन के 4 मुख्य स्तंभों की पहचान करो। किताब ने इन स्तंभों को काम, रिश्ते, सेहत और व्यक्तिगत विकास बताया। आरव ने अपनी डायरी निकाली और चारों स्तंभों के लिए एक एक पन्ना बनाया। उसने लिखा, काम बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा ले रहा है। संतुष्टि कम हो रही है। रिश्ते, परिवार के साथ समय कम हो रहा है। दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क लगभग खत्म हो गया है। सेहत अनदेखी की गई। जिम की सदस्यता सिर्फ एक कार्ड तक सीमित है। आहार पूरी तरह से खराब है। व्यक्तिगत विकास यदाकदा। कभी कभी किताबें पढ़ लेता हूं, लेकिन कोई निरंतर प्रयास नहीं है। जब उसने इन चारों स्तंभों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ज्यादातर ऊर्जा काम में जा रही है और बाकी तीनों क्षेत्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किताब ने सुझाव दिया कि संतुलन लाने का पहला कदम है, हर क्षेत्र के लिए सीमाएं तय करो। आरव ने सोचा, सीमाओं का क्या मतलब है? किताब ने समझाया कि सीमाओं का मतलब है हर पहलू के लिए समर्पित समय और जगह रखना। उसने तय किया कि वह हर दिन शाम 7 बजे के बाद दफ्तर का काम नहीं करेगा। हर वीकेंड परिवार के साथ बाहर जाएगा या कोई गतिविधि करेगा। रोज सुबह 30 मिनट कसरत के लिए रखेगा। हर हफ्ते एक नया कौशल या किताब पर काम करेगा। आरव को पहले यह सब अव्यवहारिक लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह कोशिश नहीं करेगा तो असंतुलन बना ही रहेगा। अगले दिन उसने अपनी सीमाओं को लागू करना शुरू कर दिया। पहली चुनौती दफ्तर में आई। एक जरूरी ईमेल शाम 7:15 पर आया। पहले आरव तुरंत जवाब देता, लेकिन इस बार उसने रुका और सोचा, क्या यह मेरी तय की गई सीमा को तोड़ रहा है? उसने ईमेल को अगली सुबह तक छोड़ दिया। शुरुआत में कुछ अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि ईमेल का जवाब सुबह भी दिया जा सकता था, तो उसे समझ आया कि हर जरूरी चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं होता। दूसरा कदम था, बिना अपराधबोध के प्राथमिकता देना सीखो। किताब ने बताया कि संतुलन का मतलब यह नहीं है कि हर चीज को बराबर समय दिया जाए। इसका मतलब है कि हर चीज को उतना समय दिया जाए जितना वह हकदार है। आरव ने यह रणनीति रिश्तों पर लागू की। उसकी पत्नी नंदिनी अक्सर शिकायत करती थी कि वह परिवार के लिए समय नहीं निकालता। इस बार उसने जानबूझकर रविवार को पूरा दिन परिवार के लिए रखा। उन्होंने एक मजेदार पिकनिक की योजना बनाई। जब आरव पिकनिक पर था
तो एक दोस्त का फोन आया जो उसे यूं ही बाहर मिलने बुला रहा था। पहले आरव हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। उसे अपराध बोध नहीं हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी मौजूदा प्राथमिकता उसका परिवार है। किताब का तीसरा कदम था, सबसे पहले अपना ध्यान रखो। इसमें लिखा था, आप एक काली प्याले से किसी और को नहीं भर सकते, यानी अगर आप अपनी सेहत और कल्याण का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी पहलुओं पर भी असर पड़ेगा। आरव को यह पढ़कर अपनी अनदेखी की गई सेहत की दिनचर्या याद आई। उसने तय किया कि वह अपनी सेहत को ठीक करेगा। उसने जिम की सदस्यता फिर से शुरू की और रोज सुबह टहलना शुरू किया। पहले दिन जब वह टहलने गया तो उसे लगा कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि सुबह का यह 30 मिनट का समय उसे मानसिक रूप से ताजगी और शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करा रहा था। उसने अपने आहार पर भी ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब उसकी सेहत सुधर रही थी तो उसका काम का प्रदर्शन और मूड भी बेहतर हो रहा था। वह घर पर भी ज्यादा ऊर्जावान और खुश रहता था। किताब का चौथा कदम था, नियमित रूप से आकलन और समायोजन करो। इसमें लिखा था कि संतुलन कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। जिंदगी हमेशा बदल रही है और आपको अपने तरीके को समय के साथ समायोजित करना होगा। 1 महीने बाद आरव ने अपनी डायरी निकाली और चारों स्तंभों का दोबारा मूल्यांकन किया। उसने देखा, काम सीमाएं बनाए रखने के बाद तनाव कम हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है। रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ संबंध बेहतर हुआ है। सेहत, वजन कुछ कम हुआ है, ऊर्जा का स्तर बेहतर है। व्यक्तिगत विकास, उसने 2 नई किताबें पढ़ी हैं और एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। हालांकि उसने तरक्की महसूस की, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि कुछ वीकेंड्स पर वह परिवार को समय नहीं दे पाया, क्योंकि दफ्तर का काम लंबा खिंच गया था। उसने तय किया कि वह अगले महीने इस पर और ज्यादा ध्यान देगा। आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे संतुलित होती जा रही थी। उसने किताब के इस सबक से सीखा कि संतुलन कोई आखिरी पड़ाव नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हर दिन अभ्यास करना होता है। उसने खुद से वादा किया कि वह हर महीने अपनी जिंदगी के संतुलन का मूल्यांकन करेगा। उसने किताब को बंद किया और सोचा कि अगले अध्याय में उसे कौन सा नया सबक मिलेगा। अगली सुबह आरव ने किताब खोली और नए अध्याय का शीर्षक पढ़ा, अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाएं। इस सबक की पहली ही पंक्ति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। स्पष्टता हासिल करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उन अनावश्यक चीजों को खत्म करना होगा जो आपको रोके रखती हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक गंदगी हो। आरव ने खुद से पूछा, मेरी जिंदगी में ऐसी क्या अनावश्यक चीजें हैं जो मुझे रोक रही हैं? उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उसने अध्याय पढ़ा, उसकी आंखें खुलने लगीं। किताब में एक छोटा सा अभ्यास बताया गया था। एक कागज लो और उसमें 3 कॉलम बनाओ। शारीरिक गंदगी, मानसिक गंदगी, भावनात्मक गंदगी। आरव ने डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। शारीरिक गंदगी, पुराने कपड़े जो सालों से अलमारी में रखे हैं। वो गैजेट्स जो खराब हैं, लेकिन फेंकने का कभी सोचा नहीं। डेस्क पर पड़ी फाइलें और बेतरतीब नोट्स जिनका अब कोई काम नहीं। मानसिक गंदगी, दफ्तर के छोटे छोटे लंबित कामों का तनाव। वह कभी न खत्म होने वाली टू डू लिस्ट। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल। भावनात्मक गंदगी, उन लोगों से उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं होंगी। पुराने झगड़े और शिकायतें जो अभी तक मन में हैं। खुद की गलतियों के लिए अपराध बोध। जब उसने यह सब लिखा तो उसे अपनी जिंदगी की अव्यवस्था समझ में आई।
किताब में लिखा था कि स्पष्टता पाने के लिए सबसे पहले आपको इस गंदगी से छुटकारा पाना होगा। आरव ने तय किया कि वह सबसे पहले शारीरिक गंदगी पर काम करेगा। किताब में लिखा था, आपका शारीरिक वातावरण आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। उसने अपनी अलमारी खोली और देखा कि उसमें कई ऐसे कपड़े थे जो उसने सालों से नहीं पहने थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इन्हें दोबारा पहनने वाला हूं? जवाब साफ था, नहीं। उसने तुरंत 3 ढेर बनाए। रखो वे कपड़े जो अभी भी काम के थे, दान करो वे जो किसी और के काम आ सकते थे, और फेंको वे जो पूरी तरह खराब हो चुके थे। यह प्रक्रिया हैरान करने वाली थी। उसने सब साफ किया और सिर्फ वे चीजें रखीं जो असल में उपयोगी थीं। डेस्क साफ होते ही उसे महसूस हुआ कि उसका मन भी कुछ व्यवस्थित लग रहा है। अगले दिन उसने मानसिक गंदगी पर काम करने का फैसला किया। उसने किताब में पढ़ा कि मानसिक गंदगी अक्सर अव्यवस्थित कामों और भटकाने वाली चीजों की वजह से होती है। इसका सबसे बड़ा दोषी बेतरतीब टू डू लिस्ट थी। आरव ने अपनी टू डू लिस्ट पर ध्यान दिया। उसमें छोटे छोटे ऐसे काम थे जो वह कभी पूरे नहीं करता, लेकिन फिर भी सूची में बने रहते थे। उसने तय किया तो वह उन कामों को पूरा करेगा या स्थायी रूप से हटा देगा। उसने सूची के हर आइटम को देखा और खुद से पूछा, क्या यह सच में जरूरी है? जो चीज जरूरी नहीं थी उसे उसने काट दिया। उसने प्राथमिकता देना शुरू किया और हर दिन सिर्फ 3 जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करने का नियम बनाया। मानसिक गंदगी का दूसरा बड़ा स्रोत सोशल मीडिया था। आरव ने एहसास किया कि वह बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ स्क्रॉल करता रहता है। किताब ने सुझाव दिया था कि आप अपने फोन के उपयोग पर नजर रखें और अनावश्यक भटकाने वाली चीजों को कम करें। आरव ने अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दी। उसने एक नियम बनाया कि वह सिर्फ दिन में 2 बार सोशल मीडिया देखेगा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, बार बार उसका मन करता कि वह फोन उठाए और ऐप्स खोलकर देखे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सोशल मीडिया से दूरी बनाने पर उसके पास ज्यादा समय और मन की शांति थी। अब बारी थी भावनात्मक गंदगी की। यह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। किताब में लिखा था, भावनात्मक गंदगी वह सामान है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आरव ने खुद से पूछा, मेरे जीवन में कौन से अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे हैं? उसे कुछ चीजें याद आईं, उसके बचपन के दोस्त रजत से हुई एक लड़ाई, जिसके बाद से उन्होंने बात नहीं की थी, अपने एक पुराने सहकर्मी के साथ हुई गलतफहमी, खुद की पिछली असफलताओं के लिए अपराध बोध। किताब ने कहा था कि भावनात्मक गंदगी से छुटकारा पाने के लिए आपको या तो उन्हें सुलझाना होगा या उन्हें जाने देना होगा। आरव ने सबसे पहले रजत को फोन किया। पहले तो अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं पहल नहीं करूंगा तो यह सामान हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसने रजत से बात की और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। हैरान करने वाली बात यह थी कि रजत ने भी यही कहा कि वह भी सुलह करना चाहता था। उसने अपने सहकर्मी को एक ईमेल लिखा जिसमें उसने अपनी तरफ से गलतफहमी के लिए माफी मांगी। जवाब में उसने भी माफी मांगी। आरव को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से कोई बोझ हट गया हो। अपराधबोध से निपटना सबसे कठिन था। उसने अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करने का फैसला किया। उसने लिखा, गलतियां इंसान को बेहतर बनाती हैं। मैं इन्हें अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगा। आरव ने धीरे धीरे अपने जीवन के हर पहलू में अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब भटकाने वाली चीजें और नकारात्मकता कम होती है तो स्पष्टता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, शारीरिक गंदगी हटाने के बाद मेरी जगह और मन दोनों व्यवस्थित हैं।
मानसिक गंदगी कम करने के बाद मुझे ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो रही है। भावनात्मक गंदगी साफ करने से मेरे रिश्ते और आंतरिक शांति बेहतर हुई है। उसने किताब को बंद किया और सोचा, क्या अगला अध्याय मुझे इससे भी ज्यादा शक्तिशाली सबक देगा। अगले दिन सुबह की चाय के साथ आरव ने किताब का नया अध्याय खोला। शीर्षक पढ़ते ही उसे एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई, बेहतर तरीके से जीना। शुरुआत की पंक्तियां थीं, विकास और स्पष्टता तब आती है जब आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और खुद को नए विचारों, लोगों और अनुभवों के सामने लाते हैं। आरव को यह पढ़कर लगा कि उसकी जिंदगी में शायद यही सबसे ज्यादा गायब था। पिछले कुछ सालों में उसकी दिनचर्या इतनी अनुमानित और एक जैसी हो चुकी थी कि उसमें कोई नई चीज या रोमांच बचा ही नहीं था। किताब ने बताया कि अनुभव सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है। यह हर उस चीज से जुड़ा है जो आपकी सोच और दृष्टिकोण को बढ़ाए, चाहे वह कोई नई किताब हो, किसी अजनबी इंसान से बातचीत हो या फिर कोई नया कौशल सीखने का प्रयास हो। आरव ने अध्याय पढ़ते हुए खुद से सवाल किया, मैंने आखिरी बार अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम कब रखा था? जवाब के तौर पर कुछ खास याद नहीं आया। उसने तय किया कि इस बार वह किताब के सबक को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में लागू करेगा। किताब ने एक सीधा साधा अभ्यास सुझाया, उन 5 नई चीजों की सूची बनाओ जो तुम हमेशा आजमाना चाहते थे, लेकिन डर, आलस या समय की कमी की वजह से कभी नहीं किया। आरव ने अपनी डायरी निकाली और सोचना शुरू किया। उसने लिखा, किसी नए कौशल को सीखना, जैसे गिटार बजाना, एक अकेले सैर पर जाना, किसी ऐसे इंसान से बात करना जिससे मैं हमेशा दूर रहता हूं, किसी बिल्कुल अलग संस्कृति को जानना, किसी सामाजिक कार्य में स्वयं सेवा करना। पहला कदम था, एक नया कौशल आजमाओ। आरव ने सोचा कि उसे बचपन से गिटार सीखने का शौक था, लेकिन वह कभी गंभीर नहीं हुआ। उसने उसी दिन ऑनलाइन खोज की और पास के एक संगीत संस्थान में वीकेंड कक्षाओं के लिए पंजीकरण करवा लिया। पहली कक्षा में जाते हुए आरव कुछ घबराया हुआ था। वहां पर बाकी लोग भी नए थे, लेकिन सबका आत्मविश्वास उससे ज्यादा लग रहा था। पहले सत्र में वह कुछ कॉर्ड सीखने की कोशिश कर रहा था और बार बार गलतियां कर रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे इन गलतियों में मजा आ रहा था। 1 महीने बाद जब वह अपनी पहली छोटी सी धुन बजा पाया, तो उसे जो खुशी मिली वह उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। उसे समझ आया कि कुछ नया सीखना सिर्फ कौशल हासिल करने का मामला नहीं है, बल्कि यह आपको एक नया दृष्टिकोण और आत्मविश्वास देता है। दूसरा कदम था, एक अकेले सैर पर जाओ। यह आरव के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। वह हमेशा समूह यात्राओं या पारिवारिक छुट्टियों का हिस्सा रहा था, लेकिन इस बार उसने एक अलग जगह चुनने का फैसला किया। उसने हिमाचल के एक छोटे से गांव की तरफ रुख किया। यात्रा के दौरान सबसे बड़ा डर था, क्या मैं अकेला ऊब जाऊंगा? लेकिन जैसे ही उसने वहां की शांत वादियों में समय बिताना शुरू किया, उसने महसूस किया कि अकेलापन डरावना नहीं है। उसने वहां नए लोगों से बातें की, एक स्थानीय चायवाला, एक कलाकार जो पहाड़ों में अपनी कला के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था, और एक अकेला यात्री जो अपनी जिंदगी की कहानियां साझा कर रहा था। इन मुलाकातों ने आरव को इस बात का अनुभव कराया कि हर इंसान की जिंदगी कितनी अनोखी होती है और कैसे दूसरों की कहानियों से हम खुद के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। तीसरा कदम था, किसी ऐसे इंसान से बात करो जिससे तुम दूर रहते हो। आरव ने सोचा कि उसकी दफ्तर की एक सहकर्मी थी निहारिका, जिससे उसकी कभी नहीं बनती थी। वे दोनों हमेशा औपचारिक बातें करते और आरव उसे कुछ रूखी और अहंकारी समझता था। किताब में लिखा था, कभी कभी लोगों के बारे में आपकी धारणाएं आपको सार्थक संबंध बनाने से रोकती हैं।
आरव ने तय किया कि वह जानबूझकर निहारिका से बातचीत करने की कोशिश करेगा। दोपहर के खाने के समय उसने यूं ही निहारिका के पास बैठकर बात शुरू की। शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि निहारिका का रूखा रवैया दरअसल उसके शर्मीले स्वभाव का हिस्सा था। उसने निहारिका से उसकी पसंद और रुचियों के बारे में पूछा और हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने कई चीजों में समानता पाई। उस एक बातचीत के बाद निहारिका के साथ उसका पेशेवर संबंध काफी बेहतर हो गया। आरव ने सीखा कि कभी-कभी अनुभव सिर्फ अलग अनुभवों से नहीं, बल्कि लोगों से खुले मन से जुड़ने से भी आता है। चौथा कदम था एक अलग संस्कृति को जानो। किताब ने सुझाव दिया था कि आप अपनी सोच को व्यापक बनाने के लिए किसी दूसरी संस्कृति को करीब से समझने की कोशिश करें। आरव ने अपने एक दक्षिण भारतीय सहकर्मी श्रीनिवास से बातचीत शुरू की। श्रीनिवास ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। वहां आरव ने पहली बार असली दक्षिण भारतीय खाना खाया और उनके त्योहार ओणम के बारे में सुना। उसने देखा कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों में परंपराएं और अनुष्ठान अलग होते हैं, लेकिन भावनाएं सब जगह एक जैसी होती हैं। इस अनुभव ने आरव को सांस्कृतिक विविधता के बारे में एक नई समझ दी। उसे लगा कि जब तक हम दूसरी संस्कृतियों को नहीं जानते, हम अपनी संकीर्ण सोच से बाहर नहीं निकल सकते। पांचवा कदम था किसी अच्छे काम के लिए स्वयं सेवा करो। आरव ने तय किया कि वह किसी जरूरी काम के लिए योगदान देगा। उसने पास के एक एनजीओ से संपर्क किया जो करीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। पहले दिन वह कुछ घबराया हुआ था। उसे लगा कि वह बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाएगा, लेकिन जब उसने बच्चों के साथ बातचीत शुरू की तो उसने महसूस किया कि वह भी उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। एक बच्चे ने उससे पूछा, भैया, आपने कभी बड़ा सपना देखा है? इस सवाल ने आरव को अंदर तक हिला दिया। उसने महसूस किया कि सपनों की बात सिर्फ बड़े शहरों या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित नहीं है। इन बच्चों के छोटे छोटे सपने भी उतने ही बड़े और खूबसूरत थे। इस अनुभव ने आरव को कृतज्ञता और विनम्रता सिखाई। उसे समझ आया कि विकास सिर्फ पेशेवर उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे वह इन कदमों को लागू कर रहा था, उसने अपनी जिंदगी में सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव महसूस किए। उसे महसूस हुआ कि नए विचारों, अनुभवों और लोगों से जुड़ने से उसकी सोच और स्पष्टता में कितना फर्क आया। किताब में आखिरी सलाह थी, खुद को अज्ञात के सामने लाना कभी बंद न करें। हर नया अनुभव दुनिया की आपकी समझ में एक नई परत जोड़ता है। आरव ने खुद से वादा किया कि वह हर महीने एक नई चीज आजमाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की किताब की समीक्षा। आपको कैसी लगी, हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं और समीक्षा अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।